हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो सवाल हम करेंगे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। ये है मई जून 2015 वेरिएंट 21 का सवाल है ये। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? पटेल सोल ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई सबसे पहली चीज़, अगर वो बोल दे डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो समझ जाइएगा आप लोग कि भाई ये किसका सवाल है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस दे देगा सवाल, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास आ गए। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन देखें कि किसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस उसने दिए हुए। लैंड एंड बिल्डिंग्स एट कॉस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग। मोटर व्हीकल्स का ओपनिंग बैलेंस दे दिया। क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस हमारे को सवाल में निकालना पड़ेगा। फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल कर रहे हो, ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह रिलेटिवली अगर मैं दूसरे एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ या दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ, अगर किसी एक्सपेंस का उन्होंने बैलेंस बीडी या सीटी दे दिया है, जैसे ये देखें, वेजेस ओइंग है ना, वेजेस आपके पास क्या होता है कि एक्सपेंस होता है, और यहाँ पे वेजेस ओइंग का उसने ओपनिंग बैलेंस दे दिया और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। इसका मतलब ये है कि वेजेस ओइंग का आपके पास टी अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा, जिसका निमोनिक हमने पढ़ा हुआ है पाप होता है, यानी कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट हो उसका निमोनिक होता है पाप। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। यानी इस तरीके का अकाउंट बनेगा हमारे पास सवाल में एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, अगर कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हमें सवाल में दे दे। जैसे कि वेजेस ओइंग का उन्होंने हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दी, तो इसका मतलब इसका अकाउंट हमारे पास बनेगा। उसी तरीके से इसने हमें क्या चीज़ दी थी, इसने हमें दे दिया इन्वेंट्री। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है क्योंकि पहली डेट की है, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ गई, ठीक है जी, 31 दिसंबर की। उसके बाद कैश इन हैंड आ गया आपके पास, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसी तरह रेंट इन एडवांस आ गया, प्रीपेड ओपनिंग, यानी एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड होता है, ये साल के शुरू का प्रीपेड है, ठीक है, और साल के एंड का उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हमें सवाल में ये चीज़ दोबारा से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ओपनिंग बैलेंस से तो सारे हमने देख लिए अपने पास। ओपनिंग बैलेंस देखते हुए वंस अगेन एक चीज़ मैं रिमाइंड करा दूँ भाई, ये बैलेंसेस ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और अगर कोई एक्सपेंस दिया हुआ है तो उन एक्सपेंस की ओपनिंग बैलेंसेस को याद रखें, क्योंकि उस एक्सपेंस की बाद में जाके आपके पास एडजस्टमेंट होने वाली है, ठीक है जी। पहली बात तो ये हो गई कि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस देखने हैं अपने सवाल के अंदर, ठीक है जी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमने देख लिए। अब हमें क्या चीज़ देखनी होती है, सवाल हमें क्या देता है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर हमें दूसरी चीज़ क्या दे देता है सवाल, दूसरी चीज़ हमारे को वो दे देता है बैंक अकाउंट दे देता है। क्या चीज़ दे देता है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को देखने से पहले आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप ये करना है, या एक चीज़ आप लोग याद कर लें या कॉन्सेप्चुअली समझ लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन हमें मार्क्स लेने हैं पेपर के अंदर, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। भाई जब भी वो बैंक अकाउंट देगा ना, अब जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनवाता है और बैलेंस शीट भी बनवाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप आपने बैंक अकाउंट को देखने से पहले या करने से पहले आपने उसको समझना नहीं, आपने सबसे पहले अपना बैलेंस बीडी देखना है। अगर मैं अपना बैलेंस बीडी अभी इस सवाल में देखूँ तो ये कहाँ पे दे रहा है, डेबिट साइड पे दे रहा है। क्या दे रहा है जी, कहाँ पर दे रहा है? डेबिट साइड पे दे रहा है। अगर बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब आपके लिए एसेट होता है। अगर मेरा बैलेंस बीडी इसी तरह अगर फर्ज करें क्रेडिट साइड पे होता तो लायबिलिटी होता, ठीक है। अभी मेरे पास सवाल में कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये साल बीडी का मतलब क्या होता है, साल का शुरू। यानी मेरे पास ये जो बैंक का बैलेंस है ये साल के शुरू में, क्योंकि बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, यानी साल के शुरू में मेरा बैंक बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे, इसका मतलब मेरे लिए ये करंट एसेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ऑन द कॉन्ट्ररी बैलेंस सीडी भी आपने अपने पास सवाल में देखना होता है। अब मैं अगर देखूँ इसका बैलेंस सीडी आ रहा है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, कौन सी साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड पे इसका सीडी आ रहा है, इसका मतलब अगर बीडी बनाऊंगा तो डेबिट साइड पे बनाऊंगा। ये डेबिट साइड पे नहीं पे भी बनाऊँ तो मैं देख सकता हूँ, अगर क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा है और ओपनिंग फर्ज करें, मतलब इसका ओपनिंग जो है अभी डेबिट साइड पे बनेगा, तो ये साल के एंड का जो बैंक बैलेंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी करंट एसेट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग साल के
एन का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके लिए क्या है, करंट एसेट। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये चीज़ करना भूल जाते हैं। अगर बैलेंस शीट वो बना रहे होते तो बैलेंस शीट में ये चीज़ करना भूल जाते हैं, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती और इतनी मतलब बड़ा सवाल होता है तो उनको ढूंढने में भी काफ़ी इशू होते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती। तो इस तरीके से अपने सवाल को किया करें कि आपने सबसे पहला स्टेप, अगर बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे भाई अगर बैलेंस बी डी सी डी दिया हुआ है तो उनको ऊपर ही मेंशन कर लें कि अभी फ़िलहाल ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो भाई साल के शुरू में बैंक बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा था एसेट, और साल के एंड में भी रिप्रेजेंट कर रहा है एसेट कर रहा है, ठीक है। ये क्यों बात है इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सवाल आगे जाके हमसे बैलेंस शीट बनवाएगा, इस वजह से ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, ये सिंपली एक बैंक अकाउंट है। जो पैसा आया, जो पैसा आपके पास से गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई सिंपली जिस तरीके से एक बैंक अकाउंट बनता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अपनी नंबर वन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भाई मैं सबको ये बोलता हूँ अकाउंट्स पढ़ते हुए कि आपकी अगर अंग्रेजी अच्छी तो आप अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे को चीज़ करनी आती होगी लेकिन अंग्रेजी में हमेशा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से वो बंद मारता है अपने पेपर के अंदर, ठीक है जी। वो चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि करना कैसे, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं कि वो बोल क्या रहा है हमें। वो बोल रहा है जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर वन पढ़ रहा हूँ मैं। Before banking his receipts from cash sales, Patel took $400 per month for his personal drawings. All other payments were made from the bank. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। बिफोर बैंकिंग यानी बैंक में डालने से पहले, ये आप लोग देख सकते हैं एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा डालने से पहले बिफोर बैंकिंग इज रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स, यानी कैश सेल्स में जो पैसा उसने बैंक में डाला है उससे पहले उसने क्या करा, बिफोर लिखा हुआ है ना, पटेल टुक $400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग्स। इसका मतलब ये है कि मेरे भाइयों और बहनों कि भाई जब वो बैंक में उसने पैसा डालने से पहले उसने क्या किया, उसने $400 पर मंथ पर्सनल ड्राइंग्स के लिए निकाले, और जो पैसे बच गए उसने कहाँ पे डाल दिए, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, ठीक है जी। ये बहुत आसान सी चीज़ थी, वंस अगेन अंग्रेजी का खेल है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, या इस एडजस्टमेंट को किस तरीके से करें, या नंबर वन में लिख रहा हूँ, $400 उसने ड्रॉ किए, विड्रॉ किए, और 12 महीने होते हैं ना, तो ये 4,800 आपने क्या कर दी भाई, ये आपके पास हो गई कैश ड्राइंग्स, हो गई क्या हो गई, कैश ड्राइंग्स, ठीक है जी। कैश ड्राइंग्स क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो भी सेल्स हुई है बिफोर बैंकिंग इज कैश सेल्स, यानी कैश सेल्स के बारे में बात कर रहा है। इनको बैंक में डालने से पहले उसने क्या किया, ड्राइंग्स करी, कितने की, $400 की पर मंथ, ठीक है जी। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, कैश सेल्स अगर मैं और देखूं अपने सवाल के अंदर, तो मेरे भाई सवालों के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये देखे ना, कैश सेल आ रहा है डेबिट साइड पे, कैश सेल डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आया है। वो इस एडजस्टमेंट को पढ़े और समझेंगे भाई, उसकी जो कैश सेल हुई थी उसने पहले तो ड्राइंग्स करी, और जो पैसा बच गया उसने कहाँ पे डाल दिया, अपना बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक में पैसा आता है तो कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हमने सिंपली निकालनी क्या है, कैश सेल्स निकाल के देनी है सवाल के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, कैश सेल्स निकालने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई आपके पास सेल्स का फॉर्मूला जो है वो क्या हो चुका है, अब चेंज हो चुका है, ठीक है जी। सेल्स का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो चुका है। सेल्स अब आपके पास कैसे आती है, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। कैसे आती हैं सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। भाई कैश सेल्स कैसे आएंगी आपके पास, कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा जी, कैश अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट बोले तो या आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर परचेजेस के बारे में बात करें तो कैश परचेजेस होती हैं और क्रेडिट परचेजेस होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमें सवाल में क्या चाहिए, सेल्स, कैश सेल्स चाहिए और क्रेडिट सेल्स चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, कैसे निकालें जी, कैश सेल कैसे निकालें, क्रेडिट सेल्स तो हमारे पास निकल जाएंगी। अभी हमें फिलहाल क्या चीज़ निकालनी है, हमें निकालना है अपने पास कैश सेल्स निकालनी है, ठीक है जी। कैश सेल्स कैसे निकालें, हम अपने पास एक टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हम अपने पास दो टी अकाउंट बनाएंगे। एक टी अकाउंट हम बनाएंगे कैश अकाउंट का, ठीक है जी।
और एक टी अकाउंट हम किसका बनाएंगे अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल्स का। ठीक है जी। अब कैश अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास हमें कैश का बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर मैं साल के शुरू के बैलेंसेस देखूं तो एक 800 बैलेंस आ रहा है और एक 950 बैलेंस आ रहा है। तो जब मैं बोल रहा था कि भाई बैलेंसेस को अपने दिमाग में याद रखना, तो इस तरीके से याद रखना है कि हाँ भाई कैश अकाउंट मेरे पास बन सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट में नहीं आ सकता, बैंक का आ सकता है लेकिन कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस सी बात है ये 800 ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा क्या जी, बैलेंस BD 800 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा 950। अब क्योंकि मैं तो ये CD BD लिख सकता हूँ, आप लोग अपने पेपर में बैलेंस BD और बैलेंस CD लिखिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी। अब क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, कैश अकाउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बैलेंस BD CD लिख दिया। अब पहली बात तो मुझे ये देखना है, मेरे पास मुझे अपनी कैश सेल्स निकालनी है। ठीक है, क्या चीज़ निकालनी है, कैश सेल्स निकालनी है। भाई मुझे एक बात पता है कि भाई मेरी जितनी भी सेल्स हुई थी, मैंने क्या किया था, मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी ड्राइंग्स करी थी। ठीक है जी। मैंने अपनी ड्राइंग्स की थी, और दूसरा कारनामा मैंने अपने कैश अकाउंट के साथ क्या किया था, मैंने बैंक में पैसे डाले थे। कहाँ डाले थे, बैंक। ठीक है जी। ये चीज़ें मैंने करी थी अपने बैंक कैश के अकाउंट के साथ। ठीक है। क्या मतलब मेरी इस बात का, वंस अगेन अगर मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, बिफोर बैंकिंग हिज रिसिप्ट, यानी उसके पास एक पर्टिकुलर रिसिप्ट, उसके पास एक सम आया, उसको बैंक में डालने से पहले पटेल तो खुद ही लिखा हुआ ना, बिफोर बैंकिंग हिज रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स, ये जो बैंक हुई हुई है 20,700, इसको बैंक में डालने से पहले पटेल टू $400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग्स, यानी जो लमसम अमाउंट आया था कैश सेल का, उसमें से $400 हर महीने वो निकालता था। जिसका मतलब साढ़े यानी 4,800 उसने कैश ड्राइंग्स करी। और जाहिर सी बात है जो बाकी अमाउंट बची उसने कहाँ डाल दी, बैंक में डाल दी, जो कि कितनी है, 20,700। तो भाई ड्राइंग्स उसने कितने की करी, 4,800 की उसने करी ड्राइंग्स करी, और पैसा उसने बैंक में कितना डाला, 20,700 डाला। ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास इस साइड पे क्या चीज़ आ जानी चाहिए, कैश सेल्स आ जानी चाहिए। ठीक है, कैश सेल्स आ जानी चाहिए। अब इसका टोटल करते हैं, 4,800 प्लस 20,700 प्लस 950, तो ये आपके पास आ गया कितना, 26450। ये आपके पास आ गया 26450। अब यहाँ से 800 अगर हम लेस कर दे तो आपके पास कैश सेल्स कितनी आ रही हैं, कैश सेल्स आपके पास आ रही हैं 25,650। तो ये आपके पास आ गई, कैश सेल्स आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे भाइयों, कि भाई जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर रहे हो और उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे सवाल जो है ना, वो कैश सेल्स भी निकलवाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो चीज़ निकलवाएगा वो क्या निकलवाया करेगा आप लोगों से, एक ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनवाया करेगा। क्या किया करवाएगा भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स का एक अकाउंट बनवाया करेगा। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाने से पहले आप लोगों को जो फॉर्मेट है इसका, वो फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है जी। इसका बैलेंस BD इस साइड पर आता है। अब मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ये इसको आगे पीछे कर देता हूँ अकाउंट को थोड़ा सा, मैं अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे किसका अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स का। ठीक है, यहीं से बैलेंस लिख लूँगा मैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का। ये सिंपली SLCA का अकाउंट है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो आप बनाते हैं उसका अकाउंट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल क्रेडिट सेल चाहिए, और ये ट्रेड रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट दे सकता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट दे सकता है। ठीक है जी। अब मुझे अपना फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है जी। फॉर्मेट याद रखने से पहले मुझे अपने बैलेंसेस पे वंस अगेन आ जाना है। भाई ये ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस आता है जी, डेबिट साइड पर आता है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस BD लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, मेरे ख्याल से ये रहा ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आ गया 14,670 आ गया, ये आपके पास आ गया 14,670। और इसी तरह इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है, वो आ जाएगा आपके पास कितना, 13,690 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13,690 आ गया। तो ये तो मैंने अपने पास क्या लिख लिए, बैलेंसेस लिख लिए इसके। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, फॉर्मेट के मुताबिक आपके पास, फॉर्मेट के मुताबिक आ जाता है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, वो तो खैर हमें निकालनी इस सवाल के अंदर। सेल्स रिटर्न इस सवाल में मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, डिस्काउंट अलाउड नहीं दिख रहा, बैड डेप्ट मुझे फिलहाल सवाल हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हम्म, अच्छा जी।
हाँ। ठीक है जी, अब हमें अपने फॉर्मेट के मुताबिक क्या चीज़ लिखनी थी, रिसिप्ट्स लिखनी है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल से हमारे पास पैसा कितना आया। भाई मैं देख सकता हूँ ये रिसिप्ट्स लिखा है। वंस अगेन जो भी पैसे का आना जाना है, ठीक है जी, जो भी पैसे का आना जाना है वो आप लोग कहाँ से देखेंगे, अपने बैंक अकाउंट से देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, रिसिप्ट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जिसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे लेने थे वो हमें मिल गए। कितने मिले, 156420, यहाँ पे लिखा हुआ है 156420। तो मैं यहाँ पे अपने फॉर्मेट के मुताबिक लिख दूंगा रिसिप्ट्स। कितनी रिसिप्ट्स थी, 156420, ये चीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है जी, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने पास बैलेंस निकाल लूँगा। ठीक है जी, बैलेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 14670। पहले तो मैं इनका टोटल कर लेता हूँ, 156420 प्लस 13690, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 170110170 माइनस 14670, ये मेरे पास आ गया भाई। ये आ गई मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है जी, मैंने क्या चीज़ निकाल ली अपने पास, मैंने क्रेडिट सेल्स निकालनी कितनी, 155440, ये मेरे पास आ गई क्रेडिट सेल्स आ गई। तो मैंने कैसे निकालनी होती है टोटल सेल्स, अपनी क्रेडिट प्लस कैश सेल्स। ठीक है जी, तो ये कैश अकाउंट से आती हैं और ये ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट से आती हैं। तो अगर मैं अपनी कैश सेल्स के बारे में बात करूँ, 25650 आ रहा है ये। ठीक है जी, 25650। और क्रेडिट सेल्स के बारे में बात करूँ तो मैंने निकालनी यहाँ पे कितनी, 155440, यहाँ पे मैंने निकाल ली। ठीक है जी, मैंने निकालनी कितनी, 155440। तो अगर मैं इनका टोटल करूँगा तो कितना आता है मेरे पास, 125650, तो ये मेरे पास आ जाता है 181,181,090। ये मेरे पास आ गई टोटल सेल्स, आ गई जो मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखूंगा। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरी वाली एंट्री हम लोग पढ़ते हैं जी, वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ही टुक गुड्स कॉस्टिंग 2600 फॉर हिज ओन यूज। अब आप लोग एक चीज़ का रट्टा मार लें, एक चीज़ को याद कर लें, जब भी गुड्स लेके जाएगा किसके ओन यूज़ के लिए, यानी जब भी गुड्स विड्रॉ करेगा, ठीक है जी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी वो गुड्स को विड्रॉ करेगा, इसने किधर से लेस होना है, आपकी परचेजेस से इसने लेस होना है, परचेजेस माइनस वैल्यू, या जो भी 2600 है। ठीक है जी, इस तरीके से जब भी आपका क्या करेगा, वो गुड्स विड्रॉ करेगा। ठीक है जी, अब क्योंकि परचेजेस हमारे पास नहीं है इस सवाल के अंदर, हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने पास परचेजेस इस सवाल के अंदर निकालनी पड़ेंगी। भाई परचेजेस इस सवाल के अंदर हम लोग कैसे निकालें, हमारे को अगेन वंस अगेन क्या बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन वंस अगेन इस दफ़ा किसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस जगह का यूज़ कर लेते हैं, ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट बनाना है हमने। ठीक है जी, ट्रेड पेबल्स के अगर बैलेंसेस की बात करते हैं, ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस हमारे पास कहाँ आते हैं सवाल के अंदर, ये दिए हुए हमें ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है 16750 14900, ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो ट्रेड पेबल्स का जो ओपनिंग बैलेंस आता है वो कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बीडी आपने लिख दिया, कितना बीडी है आपके सवाल के मुताबिक, 16750, तो यहाँ पे भी आ गया 16750 आ गया। और सी डी उसने सवाल के अंदर हमें कितना दे दिया, 14,900। 14,900 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब फॉर्मेट के मुताबिक हमने सिर्फ वैल्यूज़ फुलफिल करनी है, वैल्यूज़ डालनी है फॉर्मेट के अंदर, ये सवाल भी, यानी हमारे पास परचेजेस भी आ जाएंगी। तो पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर में देख सकते हो, हमने पेमेंट्स दी है किसको, अपने क्रेडिट सप्लायर को। तो 109,620 फॉर्मेट के मुताबिक कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे कितना है जी, 109,620 था।
ये आपके क्या थी, पेमेंट्स थी, ठीक है जी। तो अगर आप अब क्या करेंगे, और मेरे ख्याल से फॉर्मेट के मुताबिक डिस्काउंट रिसीव परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है जी। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 109,620 प्लस 14,900, तो ये आपके पास आ गया कितना, 124,520, 124,520 माइनस कर दूंगा क्या चीज़, 16,750। तो मेरे पास यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है, ये क्या आ गई, क्रेडिट परचेजेस आ गई, ठीक है जी। क्रेडिट परचेजेस कितनी आ गई, 1010770, ठीक है जी, 770 आपके पास क्या आ गई, क्रेडिट की परचेजेस आ गई, ठीक है जी। ये चीज़ आपने कर ली। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो ये यानी इसने परचेजेस में से इसने लेस होना है, जो कि परचेजेस आपने कितनी निकालनी है अपने पास, 10,770 माइनस जो कि गुड्स विड्रॉ किए हैं 2,600, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये आपके पास आ जाएगा कितना, 107 माइनस 2,600, ये आपके पास आ जाएगा 10,5170। तो ये आपके पास परचेजेस की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब आगे आ जाए, आगे क्या बोल रहा है हमारे को, आगे हमें कह रहा है जी, पटेल डेप्रिशिएट्स हिज व्हीकल्स 20% पर एनम यूजिंग द आरबीएम मेथड, यानी जो मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं साहब जी वो आरबीएम है। A full year's depreciation is charged in the year of purchase. No depreciation is charged in the year of sale. The vehicle sold had a net book value at 1st January of 2880। अच्छा जी, अब वो व्हीकल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, व्हीकल की बात कर रहा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन से मैं क्या चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग करना चाहूँगा, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन की वर्किंग अगर मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के टॉपिक तक बात करूँ, तो इसका एक फार्मूला मैं लिखवाता होता हूँ। उसका फार्मूला ये है जी, ओपनिंग, ठीक है जी, ओपनिंग है प्लस परचेजेस, जो भी एसेट आपने खरीदा है, माइनस डिस्पोजल, ठीक है, माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखवाता हूँ तो मैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन का, कि आपने डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट अपने पास कर लेनी है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया। अब मैं देखता हूँ अपने सवाल में मेरे पास नॉन करंट एसेट्स कितने थे। मेरे पास सवाल में 3 नॉन करंट एसेट्स थे, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर फिटिंग, मोटर व्हीकल्स एट नेट बुक वैल्यू, ठीक है जी। अब पहली बात तो ये, अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग्स के बारे में बात करूं, अगर साल के शुरू में भी 50,000 था तो साल के एंड में भी 50,000 है, इसका मतलब उसने लैंड एंड बिल्डिंग्स को डेप्रिशिएट नहीं करा। लैंड एंड बिल्डिंग्स को उसने डेप्रिशिएट नहीं करा, तो ठीक है जी, ये चीज़ तो हमने समझ ली कि लैंड एंड बिल्डिंग्स ने डेप्रिशिएट नहीं होना। अगर मैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 6,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग लिखा हुआ है 4,500। तो भाई मेरा दिमाग तो मुझे यही बोलेगा ना कि भाई इन दोनों को, मतलब साल के शुरू में 6,000 वैल्यू थी, फिर साल के एंड में जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 4,500 हो गई, ठीक है जी। वंस अगेन आप लोग इसको डायरेक्टली लेस कर सकते हैं, 6,000 माइनस 4,500 करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ना फॉर्मेट ये वाला फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एसिड परचेज किया हुआ होगा, ठीक है, बच्चा भूल जाएगा, क्या मतलब मेरी इस बात का मैं आपको भी बताता हूँ। पहले ये वर्किंग कर लेते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की क्या कर लेते हैं, अपने पास वर्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं फॉर्मेट के मुताबिक देखूँ तो भाई क्या बोल रहा है मुझे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना था, 6,000 था, कितना था ये मैं देख सकता हूँ, फिक्सचर्स एंड फिटिंग 6,000 बैलेंस था ओपनिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ओपनिंग बैलेंस जो कि कितना है, 6,000 है। अब परचेजेस कहाँ से देखूंगा, परचेजेस ऑब्वियस सी बात है, परचेज किया होगा ना जब मैंने, तो मेरे पास से क्या हुआ होगा, मेरे पास से कैश गया होगा, सही है, मेरी जेब से कैश गया होगा। तो यहाँ पे पेमेंट्स के सेक्शन में ऑब्वियस सी बात है, परचेज करूंगा एसेट तो मेरे पास से पैसा गया होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे वैल्यू आएगी, मतलब खरीदा होगा अपने एसेट, तो यहाँ पे बताएगा परचेज, ठीक है जी। इसी तरह जब आप डिस्पोज करोगे, तो डिस्पोज करने पे आपके पास पैसा आता है, तो आप डेबिट साइड पे देखना है कि भाई कोई पैसा आया मेरे पास एसेट को बेचने से। तो मैं अगर इस सवाल में देखूँ, कहीं पे भी फिक्सर एंड फिटिंग परचेज नहीं करी, ना मैंने बेची है, तो यानी ना ये परचेज आना है ना ये डिस्पोजल आना है, तो फॉर्मेट वाला डेप्रिसिएशन आप डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो है ही नहीं ना, तो लिखनी क्यों है। और क्लोजिंग बैलेंस मुझे याद है सवाल में कितनी थी, 4,500।
तो इसको आगे पीछे करके थोड़ी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके लेस करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1500 आ गई। अब मैं फर्दर किसकी वर्किंग करूंगा, अब मैं वर्किंग करूंगा किसकी, मोटर व्हीकल की मोटर व्हीकल, इसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं। इसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग को करते हैं जी स्टार्ट। अच्छा जी, इसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमें दी हुई है। अच्छा जी, हम्म इसने हमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया 7600, साल के शुरू में उसने नेटबुक वैल्यू दे दी, साल के शुरू में उसने नेटबुक वैल्यू हमें दे दी, ठीक है जी। और हमें एक बात और पता है कि उसने क्या किया है, एसेट खरीदा भी है और उसने एसेट को बेचा भी है, ठीक है। तो हम सिंपली अपना फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे नेटबुक वैल्यू 7600, तो 7600 ही ले सकते हैं आप नेटबुक वैल्यू, ठीक है 7600। परचेजेस के बारे में बात करें तो परचेजेस को क्या बोल रहा है वो, परचेजेस यहाँ पे आप पेमेंट से देखेंगे, ठीक है जी। ये देखें पेमेंट से यहाँ पे आप लोग देखेंगे परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, तो आप देख सकते हैं कि एक एसेट उसने खरीदा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये कि पॉलिसी आपने अपने दिमाग में रखनी है, फुल ईयर बोल रहा है कि इन द ईयर ऑफ परचेज डाल दो। तो यानी मैं अपने टोटल, ये तो अभी इतने की मोटर व्हीकल्स मेरे पास मौजूद है, तो मैं इस पे तो ऑब्वियस सी बात है पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना। इसी तरह जो एसेट मैं खरीद रहा हूँ ना मोटर व्हीकल, उस पर भी बोल रहे हैं पूरे साल की लगाओ, तो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। 16400 अपने फॉर्मेट के मुताबिक मैं यहाँ पे परचेजेस ऐड कर रहा हूँ, 16400। इसी तरह डिस्पोजल लेस करूंगा, अब ऑब्वियस सी बात है डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू लेस करनी है जो कि उसने मुझे दे दी यहाँ पे, व्हीकल सोल्ड एट अ नेटबुक वैल्यू 2880। तो यहाँ पे भी मैं 2880 क्या करूँगा, लेस करूँगा। अब इसके अंदर क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो मैं ये माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग नहीं लिख सकता। मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सबको सॉल्व करने के बाद ना मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मोटर व्हीकल्स की, कि फिलहाल मेरे पास कितने की वैल्यू की मोटर व्हीकल्स मौजूद है। क्योंकि मैंने एसेट जो मौजूद था उसमें जो एसेट खरीदा वो ऐड भी कर दिया और जो एसेट बेचा वो मैंने निकाल भी दिया। तो बाकी की जो अमाउंट बचेगी उस पर मैं सिंपली क्या निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ, डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ। 7600 प्लस 16400 माइनस 2880, मेरे पास आ गया कितना, 21120, जिसपे वो बोल रहा था क्या लगाना है आपको, 20% लगाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आपके पास ये कितना आ गया, 4224 आ गया। तो ये मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ तो गई। अब दूसरी बात ये, आपने एक चीज़ भूलनी नहीं, आपने एसेट को बेचा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आपने एसेट को अपने बेचा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ठीक है। अगर मैं अपने एसेट को देखूं, उसकी नेटबुक वैल्यू वो बता रहा है 2880 थी, और बेच कितने का रहा है, बेचा बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आया होगा, तो वो आपने वंस अगेन किधर से देखना है भाई, आपने अपना ये देखना है जी, अपने बैंक अकाउंट से देखना है। यहाँ से बैंक अकाउंट से देख सकते हैं 1500, तो यानी 28800 जो एसेट आपने बेचा है वो 28800 की वैल्यू का था, जो आपने कितने का बेचा है, आपने बेचा है 1500 का बेचा है। तो इसका मतलब मैं देख के बता सकता हूँ क्या हुआ है, आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, इसको लेस करते हैं, सॉरी ये 28,000 नहीं है, 2800 नहीं है, 2880 है। 2880, 2880 माइनस 1500 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1380, जो कि मुझे याद रखना है क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस ऑन डिस्पोजल का मतलब क्या है, ये मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है जो मुझे याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हमने आगे करते हैं। आगे है जी, आगे वाली एंट्री बोल रहा है a customer has been declared bankrupt and will not pay the 750 owing. The amount was included in trade receivables at 31 दिसंबर 2014। भाई सिंपली, अच्छा इसको करने से पहले नेक्स्ट एंट्री भी पढ़ते हैं। इन एडिशन पटेल हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5%, ठीक है। यानी बैड डेप्स की भी एंट्री आ गई यहाँ पे आपके पास और प्रोविजन की भी एंट्री आ गई, ठीक है। करनी कैसे मैं भी बताता हूँ आपको, ये देखें सिंपली। यहाँ पे आप लिखेंगे अपने ट्रेड रिसीवेबल्स के कितने थे, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे आपके पास साल के एंड में, 13690 आपके पास थे, ये 13690। इसमें से आपने क्या चीज़ करनी है जी, बैड डेप्स को लेस कर देना है, जो कि कितने थे मेरे ख्याल से 750 थे। अब एक चीज़, अगर आप लोगों ने बैड डेप्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रोविजन की परसेंटेज तब तक नहीं लगा सकते जब तक बैड डेप लेस नहीं हुआ हुआ। तो ये इसमें से बैड डेप लेस हो गया, प्रोविजन की परसेंटेज सवाल में कितनी थी,
प्रोविज़न की परसेंटेज थी आपके पास 5% थी, ये लिखा हुआ है, डिसाइडेड टू क्रिएट प्रोविज़न 5%, तो यहाँ पे आ गया कितना 5%। तो मेरे पास प्रोविज़न आ जाएगी साल के एंड की, तो 13,690 माइनस 750 मल्टीप्लाई बाय 0.05, यानी प्रोविज़न की परसेंटेज तो मेरे पास आ गया 647 आ गया। ठीक है जी। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रोविज़न का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी देखना पड़ता है। ठीक है। अब क्योंकि सवाल के अंदर मुझे कहीं पे भी साल के शुरू की प्रोविज़न नहीं दिख रही, तो ये डायरेक्टली अगर मैं अपने पास टी अकाउंट बनाता हूँ, अगर छोटा सा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का PFDD का, तो आपको पता है यहाँ पे BD आता है, यहाँ पे क्या आता है CD आता है। इस सवाल के अंदर क्योंकि CD BD नहीं है और CD है 647 का, तो डायरेक्टली ये क्या है, इंक्रीज इन प्रोविज़न है। क्या है, इंक्रीज इन प्रोविज़न। ठीक है, ये एक छोटी सी बात होती है। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो टी अकाउंट काइंडली बना ले ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। प्रोविजन की भी वर्किंग हो गई। पहली बात तो ये है, इस 670 बैड डेप्ट ने जाना है एक्सपेंस में, और इस 647 ने भी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाना है। उसके बाद बोल रहा है रेंट पेबल इज $16,000 पर एनम। ठीक है। अब रेंट की वर्किंग करूँ तो भाई रेंट की वर्किंग कैसे होगी, इधर मैंने रेंट लिख दिया। ठीक है जी। अगर मैं इसके ओपनिंग बैलेंस देखूँ सवाल में तो बिल्कुल दिए, फिर रेंट इन एडवांस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था। रेंट इन एडवांस भाई एक्सपेंस के अकाउंट का निमोनिक होता है जी, PAAP, यानी प्रीपेड ओपनिंग, अक्रूड ओपनिंग, प्रीपेड क्लोजिंग, अक्रूड क्लोजिंग। तो एडवांस का मतलब क्योंकि होता है प्रीपेड होता है, और साल के एंड का इसने, साल के शुरू का इसने प्रीपेड दिया हुआ, तो 1,000 यहाँ पे लिख दें। प्रीपेड ओपनिंग कितना है जी, 1,000 है। अच्छा, अपने फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे वैल्यूड आती है पेड की, कि पे कितना करा, इधर वैल्यू आती है IS की, कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक बात बोल दी $16,000 पर एनम, इसका मतलब ये है कि उसने इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू उसने डायरेक्ट दे दी, उसने डायरेक्टली 12 महीने की पेमेंट दे दी, क्योंकि हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट में 12 महीने की पेमेंट डालनी होती, तो उसने हमें 12 महीने की पेमेंट यहाँ पर दे दी। तो भाई पेड कितना आ रहा है आपके पास, पेड कहाँ से देखेंगे, वंस अगेन पेमेंट से देखेंगे, तो पेड यहाँ पे 19,000 रेंट उसने पे करा है, उसने पे किया 19,000। ठीक है, 19,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया कितना, 20,000 आ गया। ठीक है, इधर कितना आ गया, 20,000 आ गया। क्योंकि ये मेरे पास अभी भी क्लोजिंग हैवी साइड, या हैवी साइड ये है और ये छोटी साइड है, तो यहाँ पे जो ऑब्वियस सी बात है 4,000 की कमी आ रही है ना, वो 4,000 की कमी अब आप देख सकते हैं इस साइड पे साल के एंड में कमी आ रही है, तो वो अपने दिमाग का अगर थोड़ा सा इस्तेमाल लगाए तो प्रीपेड ओपनिंग, तो यहाँ पे आ रहा है प्रीपेड क्लोजिंग। इसका मतलब ये कि साल के एंड में उसने रेंट 4,000 प्रीपे किया हुआ है, तो ये 4,000 आपको पता होना चाहिए किधर जाना है, इसने करंट एसेट में जाना है। ठीक है, क्योंकि ये करंट एसेट है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हमने सारी कर ली, मेरे ख्याल से एक एडजस्टमेंट रह गई यहाँ पे वेजेस की रह गई। सही है, वेजेस का भी एक एक्सपेंस है, वेजेस की हमें वर्किंग करनी है। वन सेकेंड पाप PAAP, अगर मैं देख, और यहाँ पे क्या आता है, पेड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, IS आ जाता है। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू सिंपली हमने फॉर्मेट के मुताबिक देख के लिखनी है। वेजेस ओइंग, ओइंग बोले तो अक्रूड। ठीक है, ओपनिंग 1,200 है, क्लोजिंग 1,400 है, तो भाई अक्रूड इधर आता है, तो आप यहाँ पे 1,200 लिख दें, यहाँ पे आप कितना लिख दें, 1,400 लिख दें। ठीक है, ये सिर्फ मैं अपने फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जी। BD, ये आपको याद होनी चाहिए चीज़, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, CD पे कितना करा है वेजेस, ये मैं किधर से देखूंगा, ये मैं देखूंगा अपने, वंस अगेन भाई पेड जो चीज़ें होंगी बैंक अकाउंट से देखनी है आपने। यहाँ पे आ गई वेजेस कितनी है, 22,670, वेजेस आपके पास कितनी है, 22,670। इनको आगे पीछे प्लस माइनस करें, प्लस माइनस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22,670 प्लस 1,400, ये आपके पास आ गया कितना, 24070, 24070 माइनस 1,200, तो आपके पास आ गया कितना, 22870। ठीक है, तो यह आपने अपने पास क्या निकाल लिया, एक्सपेंसेस अकाउंट का, यानी वेजेस की वैल्यू आपने अपने पास निकाल ली 22870। मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब हमने क्या बनानी है, अपने पास इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें पता है, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या आ जाती है सवाल के अंदर, सेल्स आ जाती हैं। ठीक है जी, सेल्स। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है आपके पास, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी।
कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास क्या आ रहा था, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या आ जाता है, परचेजेस आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं आपके पास फर्दर, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं अपनी सेल्स के बारे में बात करूं तो सेल्स कितनी निकाली थी मैंने, कैश प्लस क्रेडिट करा था ना, ये करा हुआ था 181090, 181 181 090। ठीक है, 181 090 हो गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आ जाए ओपनिंग इन्वेंट्री पे। ओपनिंग इन्वेंट्री अपने बैलेंस से देख लें, बैलेंस से 21750, क्लोजिंग है 22470। ओपनिंग मेरे पास कितनी आ गई, 21750, 21750, क्लोजिंग कितनी आ गई, 22450, 22450। इसी तरह परचेजेस की आपने वर्किंग करी थी, आपने वर्किंग क्या करी थी जी, आपके पास क्रेडिट परचेजेस कितनी आ रही थी, ये आ रही थी 10770, 10770। उसमें से आपने क्या चीज़ लेस करी थी, आपने लेस किया था कि मैंने ड्राइंग्स कितने की थी, जो कि मैंने 2600 की ड्राइंग्स करी थी। जब भी याद रखें भाई गुड्स विड्रॉ करें तो आपने इसको लेस करना है। ठीक है जी, कितना आ रहा है, 126,920। ठीक है, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा आपके पास 10447, 10447 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको लेस कर दें, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 76620 आ जाएगा, 76620 आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं किसकी हेडिंग डाल दूंगा, मैं सिंपली एक्सपेंसेस पर आ जाऊंगा, लेस कर दूंगा अपने यहाँ पे क्या चीज़, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस अब मैं कहाँ से देखूँ, अपने एक्सपेंसेस की ट्रिक मैं बता देता हूँ बच्चों को कि भाई अपने बैंक अकाउंट को देखो, पेमेंट्स देखो, वहाँ से एक्सपेंसेस का अंदाज़ा लगाओ। वेजेस एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है। अब मुझे याद है कि मैंने दोनों की एडजस्टमेंट करी हुई है, वेजेस, रेंट आ गया। ठीक है, वेजेस के अकाउंट में देखूँ, वेजेस की एडजस्टमेंट मैंने ये करी हुई 22870, ये आना है। ठीक है जी, 22870। रेंट के अकाउंट में अगर इसकी आई एस की वैल्यू देखो तो ये 16,000 दी हुई है, तो यहाँ पे 16,000 आ गया। ठीक है जी, 16,000 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, वेजेस हो गया, रेंट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरल एक्सपेंस है, तो ये लिख देता हूँ, एज इट इज़ लिख के लिख देना आप लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ठीक है, और क्या आ गया, जनरल एक्सपेंस आ गया। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखो तो कितना आ रहा है मेरे पास सवाल के अंदर, 8650 और 4750, 8650, 8750, सॉरी 4750 है ये, 4750 ये हो गया अपने पास। ठीक है जी, और क्या करें, अब हम अपने पास फर्दर खर्चा कौन सा आ जाता है हमारे पास, मेरे ख्याल से अब हमारे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन के खर्चे आ जाएंगे। जनरल एक्सपेंस देख लिया, अब परचेज ऑफ न्यू मोटर व्हीकल को देख के याद कर लें कि भाई डेप्रिसिएशन का भी खर्चा। तो डेप्रिसिएशन दो टाइप्स की थी आपके पास, एक फिक्सचर फिटिंग की थी, ठीक है जी, और एक आपके पास किसकी थी, मोटर व्हीकल की थी। और आपको याद होना चाहिए लॉस ऑन क्या हुआ था, डिस्पोजल हुआ था। ठीक है जी, ये सारी वर्किंग मैंने यहाँ पे साइड पे की है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500, और मोटर व्हीकल देख सकते हैं 4224 वर्किंग की हुई है मैंने, 1500। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 4224। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 640, ये आ रहा था आपके पास, कितना लॉस आ रहा था, 1380 का लॉस आ रहा था। उसके बाद प्रोविज़न पे आ जाए, प्रोविज़न से पहले बैड डेप्ट्स। ठीक है, और क्या था, इंक्रीज इन प्रोविज़न था, इंक्रीज इन प्रोविज़न और बैड डेप्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग की हुई है मैंने। 647 प्रोविज़न था और बैड डेप कितना था, 750, 750 बैड डेप, प्रोविज़न कितना आ रहा है आपके पास, 647 आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, कितने खर्चे हैं ये, टोटल 9 खर्चे हैं। इसका टोटल आ जाएगा आपके पास कितना, 60771, लेस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर ईयर आ जाएगा आपके पास कितना, 15849 आपके पास आ गया, क्या चीज़, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बैलेंस शीट बनाते हैं सवाल की। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, इस सवाल में नॉन करंट एसेट्स आपके पास क्या थे, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग्स थे।
ठीक है जी। आपके पास थे लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है जी। आपके पास थी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स थी, एंड फिटिंग्स थी। आपके पास और क्या थी, मोटर व्हीकल थी, ठीक है जी। मोटर व्हीकल आ गई यहाँ पे, सही है जी। अब यहाँ पे आप 3 कॉलम्स बनाते थे अपने पास, ठीक है जी। ये आपको पता है कॉस्ट का होता है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और ये एनबीवी का होता है, ठीक है जी। अब अब मैं सिंपली बैलेंस शीट जब बनाऊंगा ना, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की ये बैलेंसेस मेरे बहुत काम आने हैं, ठीक। कौन से वाले बैलेंसेस भला? ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, ये आपके काम आएंगे। तो लैंड एंड बिल्ड, अब एक बात और पता होनी चाहिए आप लोगों को, बैलेंस शीट होती है क्लोजिंग बैलेंसेस की, ठीक है जी। तो बिल्डिंग एट कॉस्ट आप देख सकते हैं 50,000 वैल्यू दे दी क्लोजिंग लैंड एंड बिल्डिंग्स को, और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की भी दे दी। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने क्लोजिंग वैल्यू दे दी, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू क्या क्या दे दी उसने मुझे, यहाँ पे दे दी 50,000 दे दी, ठीक है जी। ये उसने मुझे दे दी 50,000, ये उसने मुझे दे दी 4,500, डायरेक्टली वैल्यू उसने मुझे यहाँ पे दे दी। अब बात करते हैं मोटर व्हीकल के बारे में। मोटर व्हीकल की वैल्यू हम अपने पास कैसे निकालें? मोटर व्हीकल की वैल्यू बहुत आसान है। अगर हम अपनी मोटर व्हीकल वाली वर्किंग पे जाते हैं, तो हमारे पास इतने के एसेट मौजूद थे, ये एसेट हमने ख़रीदा, ये हमने एसेट निकाला, तो ये ओवरऑल एसेट की वर्थ अभी फ़िलहाल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। ये एसेट की ओवरऑल वर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है नेट बुक वैल्यू की टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एसेट खरीदा है, इसमें ऐड करें, ये ऑब्वियसली नेट बुक वैल्यू तो नहीं, कॉस्ट वैल्यू, लेकिन क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं हुआ हुआ, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं अभी एसेट की वर्थ इतनी है 21120। अच्छा, कैसे निकलती है नेट बुक वैल्यू? आपने बैलेंस शीट में वैल्यू कौन सी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, जितने की एसेट की वर्थ है 21120 माइनस 4224, सिंपली इस तरीके को उसको लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मोटर व्हीकल की, बैलेंस शीट में कौन सी जानी, 21120 माइनस 4224, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया कितना, 16896 आ गया, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, आपके पास आ गई 16896। उसके बाद आप अपने पास क्या बनाएंगे, उसके बाद आप हेडिंग डालते हैं करंट एसेट्स की, ठीक है। करंट एसेट्स आ गए यहाँ पे, करंट एसेट्स भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहली चीज़ आपने जो लिखनी होती है, वो लिखनी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप अपने सवाल में देखें कितनी थी, यहाँ से मैं देख सकता हूँ 22450 क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, 22450। उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स में आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स को एक रट्टा मार लें आप लोग, बैलेंस शीट में कैसे लिखना है, मैं सबको यही बोलता हूँ याद कर लो भाई। अगर मैं अपनी प्रोविज़न की वर्किंग यहाँ पे देखता हूँ, किधर गई, ये रही प्रोविज़न की वर्किंग। जो प्रोविज़न निकाला है, जो प्रोविज़न निकाला है, उसको अपने ट्रेड रिसीवेबल से लेस करना है। कौन से वाले ट्रेड रिसीवेबल्स? इनको जो लेस करके आए हैं, इनको लेस करके क्या वैल्यू आएगी, 13690 माइनस 750, यानी 12940 पे आपने 5% लगाया था ना। तो बैलेंस शीट में कैसे वैल्यू लिखनी है, जो भी जिस भी ट्रेड रिसीवेबल्स के फिगर पे परसेंटेज लगी है, उसमें से प्रोविजन लेस करके अपने बैलेंस शीट में लिखनी है, ठीक है जी। तो 12940 माइनस 647, ठीक है जी। ये हर बैलेंस शीट में आपने इसको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। 12940 माइनस 647, 12293 आ जाएगा, ये 12293 आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है यहाँ पे, अब अपने बैलेंसेस देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए ना। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कैश इन हैंड दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे रेंट इन एडवांस का क्वेश्चन मार्क बना के दिया था, लेकिन जब मैंने अपने सवाल को देखा, जब मैंने इसकी वर्किंग करी रेंट की, जब मैंने टी अकाउंट बनाया, तो मेरे पास क्लोजिंग आ रहा था क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब ये है कि साल के एंड में रेंट क्या हुआ हुआ था, 4,000 का प्रीपे हुआ हुआ। तो मेरे यहाँ पे एक बात पता चल गई, क्या आना है, रेंट प्रीपेड आ जाना है। फॉर्मेट के मुताबिक यहीं पे आता है ना, रेंट प्रीपेड एक्सपेंस है, साल के एंड में इधर आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 4,000 लिख दिया, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया 4,000। उसके बाद मुझे पता है कैश का बैलेंस था, ठीक है, कैश इन हैंड था मेरे पास कितना, यहाँ से मैं अपने बैलेंस से देख सकता हूँ 950 था, 950 लिख दूंगा मैं यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। 950 आ गया। उसके बाद मैंने सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी आप लोगों को,
अपना बैंक अकाउंट देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मैंने शुरू में मेंशन कर दिया था ना कि भाई साल के एंड में क्रेडिट पे आ रहा है तो यानी एसिड हो गया, करंट एसिड हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ लिखना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सवाल की लेंथ लंबी है, सवाल लंबा है, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए एक एडवाइस ये कि चीज़ों को इस तरीके से मेंशन कर लिया करें अपने पास। तो ये करंट एसिड है कितने का, 14510। और ये क्या है आपके लिए, एसिड है, तो यहाँ पे लिख दो कितना, बैंक लिख दें आप लोग, ठीक है। कितना है, 14510। इसको आपस में सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 54203 आ जाएगा, 54203 आ जाएगा। और इन तीनों का टोटल करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 71396। ये आ गया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास, टोटल एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। टोटल एसेट्स आ जाएंगे आप लोगों के पास। टोटल एसेट्स कितने आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे फर्दर तो ये आपके पास आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12559, 12559 आ जाएगा, सही है। ये आपने इसका टोटल कर दिया, टोटल एसेट्स का, सही है। 12559 ये हो गया। इसके बाद किस चीज़ पे आ जाएं आप लोग, अब आप लोग आ जाएं, अब बैलेंस शीट आप लोग जिस तरीके की बनाते हैं, मैं बनाता हूँ एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी बाद में लिखता हूँ। यहाँ पे आ गई आपके पास क्या, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पे क्या चीज़ आ गई आपके पास, कैपिटल आ गया, ठीक है। इधर आपके पास कैपिटल आ गया। कैपिटल कौन सा वाला, एट ईयर स्टार्ट वाला, एट ईयर स्टार्ट। उसके बाद आ गया प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लेस करेंगे अपने फॉर्मेट के मुताबिक, क्या चीज़ आप लोग लेस करेंगे, ड्राइंग्स यहाँ से लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप किस चीज़ पे, इसको मैं बाद में करता हूँ, बल्कि मुझे सिर्फ फॉर्मेट लिखना है। लायबिलिटीज़ आ गई यहाँ पे। लायबिलिटीज़ में क्या आ गया आपके पास, नॉन करेंट लायबिलिटी तो थी नहीं सवाल में, तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दें, सिंपली करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट लिख रहा हूँ। अच्छा, प्रॉफिट में लिख देता हूँ, कितना है सवाल में, 15849 आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लिख दिया एज इट इज़ 15849। ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सवाल में देखूँ तो मुझे ड्राइंग्स मैंने कितनी की हुई हैं, पहली बात तो मुझे पता चल गई, मैंने करी थी कैश ड्राइंग्स करी थी। दूसरी मैंने क्या किए थे, गुड्स विड्रॉ किए थे, ठीक है। तो ये दोनों ड्राइंग्स करी थी मैंने अपने सवाल में। तो 4800 प्लस 2600, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 6800, यह आ जाएगा 7400 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कैपिटल एट ईयर स्टार्ट का क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एट ईयर स्टार्ट की मुझे अपने पास वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, देखो, कैपिटल ईयर स्टार्ट वाला कैसे निकलेगा, यहाँ पे एसिड्स लिख लें अपने आप लोग, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर लें क्या चीज़, लायबिलिटीज़। एसिड्स कहाँ से लाने हैं, अब कैपिटल एट ईयर स्टार्ट है तो मुझे कौन से बैलेंसेस देखने हैं, ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग बैलेंस देखने हैं। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल एक एसेट है, ट्रेड पेबल मेरे लिए लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीबल मेरे लिए एसेट है, वेजेस ओइंग यानी अक्रूड एक्सपेंस है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, इन्वेंट्री एसेट है, कैश एसेट है, रेंट इन एडवांस एसेट है मेरे लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है। अब वंस अगेन बच्चा ये चीज़ तो कर लेता है, लेकिन बच्चा एक चीज़ और भूल जाता है, बच्चा ये जो बैंक बैलेंस है ना, ये चीज़ लिखना भूल जाता है, ठीक है। तो वंस अगेन मेरी एडवाइस ये कि भाई प्लीज़ इसको मेंशन कर लेना अपने पास, ये साल के शुरू में एसेट है या लायबिलिटी है। तो इनकी वैल्यूज़ एक एक करके लिख लेता हूँ अब मैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स, फिक्सर फिटिंग्स और मोटर व्हीकल्स आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मैं शॉर्ट शॉर्ट करके लिखूँगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल, इसकी वैल्यू थी 50,000, इसकी वैल्यू थी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की कितनी, मेरे ख्याल से फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वैल्यू थी मेरे पास 6,000, इसकी वैल्यू थी मेरे पास कितनी, 7,600, ठीक है। और एसिड्स आ जाते हैं, देख लेते हैं। और एसिड्स में मेरे पास क्या आ गया, 50,000, 6,000, 7,600, ट्रेड रिसीबल 14,670, इन्वेंट्री,
ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गई, इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है 14670, इन्वेंट्री की वैल्यू है 21750। उसके बाद मेरे पास था कैश था, उसके बाद मेरे पास क्या था सवाल के अंदर, रेंट था। कैश की वैल्यू इफ आई एम करेक्ट 800 थी और रेंट की वैल्यू 1000 थी, ठीक है। कितनी हो गई? और वंस अगेन एक और चीज़ आनी थी, क्या चीज़? बैंक का बैलेंस आना था, क्योंकि ये बैंक बैलेंस है ना, ये 16,980 और ये रहा 800 9,000, ये रहा, ये दो वैल्यूज ये रही 16980 16980, इन सब का टोटल कर लूँगा मैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 50,000 है, 6,000 है, 7,600 है, 21750 है, 16 है, 800, सही है। सारी की सारी वैल्यूज मैंने लिख दी मेरे ख्याल से। 8 वैल्यू से इनका टोटल करना है। फिर लाइबिलिटीज़ में मेरे पास मेरे ख्याल से दो चीज़ें थी सिर्फ, सही है। मेरे पास थी सिर्फ ये ट्रेड पेबल हो गया एक लाइबिलिटी, ठीक है, और इसी तरह एक वेजेस ओइंग हो गई, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज में लिख देता हूँ। ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया ट्रेड पेबल, ये मेरे पास आ गई वेजेस आ गई, सही है। ट्रेड पेबल, सॉरी, ये ट्रेड पेबल कितना है 16750, ये कितना मेरे पास 1200 है। तो इन सबको ऐड करूँगा, लाइबिलिटीज़ लेस करूँगा, इनको एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास कितने 118,800 माइनस 17950, ये मेरे पास कितना आ रहा है 100,850 आ रहा है। तो मेरे पास कैपिटल है टीयर स्टार्ट आ गया कितना 100,100,850, ठीक है। ड्राइंग्स मेरी क्या होती हैं? लेस होती हैं। अब इसको मैं कर लेता हूँ सॉल्व, इन तीनों को ऊपर नीचे करके इन तीनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए 100,850 प्लस 15849 माइनस ड्राइंग्स, ये मेरे पास आ जाएगा कितना 109,299। करंट लाइबिलिटीज़ में मेरे पास आ गया क्या? ट्रेड पेबल आ गया, सही है सवाल के मुताबिक। मेरे पास अभी भी वेजेस आ गया, ठीक है। और मेरे पास क्या था सवाल में? मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें थी अगर मैं देखूँ। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो तो ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग है, वेजेस ओइंग है, और मेरे पास कोई भी और भी कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी एक्सपेंस ओइंग नहीं है, कोई चीज़ मैंने देने वाली नहीं है। तो मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ से देख के लिख देता हूँ। ट्रेड पेबल की वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी 14,900, और वेजेस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 1400 आ रही है। इन दोनों को ऐड कर दें, ये कितना आ जाएगा 16,300। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, 16,300 प्लस 109,299, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 125599। इस तरीके से ये सवाल मेरे पास होना था यहाँ पे, ठीक है जी। ये सारी एडजस्टमेंट मैंने बता दी, सवाल को किस तरीके से करना है, ये ऐसे होना था आपके पास सवाल, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट विद ऑल दी वर्किंग्स यहाँ पे मैंने बता दी है। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से।